Good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, Good everyone. afternoon. Once again, we have come up here with some more interesting points to discuss with. जाते तरवा बनाओ आवश्यक खाली जी First of all, I would like to request all of you, please mute yourself. 3 बजे तक बैठने से कोई फायदा होगा नहीं हम लोग बना Giri sir, please mute. जब डिस्कस करना रहेगा कुछ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तब आप अनम्यूट कर सकते हैं. थैंक यू. तो today's topic is effective communication skill. तो बाय गॉड ग्रेस आप हम सब लोग यहाँ टीचिंग प्रोफेशन में हैं एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी नोबल प्रोफेशन. और इस प्रोफेशन का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टूल है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. हमारा ये पूरा जो वर्क पोर्टफोलियो है उसका मेन कंपोनेंट कम्युनिकेशन स्किल है. एक अच्छा टीचर वही है जो बहुत ही इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद देयर स्टूडेंट्स एंड विद देयर कलीग्स आल्सो. So to start with, what makes a good public speaker? इस प्रेजेंटेशन इस ट्रेनिंग के बाद आदित्य कुमार गिरी सर इस सेशन के बाद में भी हम लोग को कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव आइडिया के साथ जरूर निकलेंगे आफ्टर 1 आवर ऑफ सेशन. जिम्मेदारी ले रहा है स्पीकिंग में क्या हम कुछ अपने अपने अंदर क्या इनपुट ऐसा डालें जिसके बाद जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप हो. तो वी विल सी थ्रू. इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आई रिक्वेस्ट गिरी सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ सर. गिरी सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ. माइक म्यूट कर दीजिए. तो सेशन आउटलाइन हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा. हाउ वी कम्युनिकेट. हर इंसान का अपना अलग अलग वे है, अलग अलग प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, है ना. उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे पिक्चर में ले आते हैं, ये हम देखेंगे. 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो मैंने आउटलाइन किया है दैट इज 3 V's, है ना. वो भी हम देखेंगे कि 3 V's क्या है. अगर उसको हम प्रैक्टिस में लेकर के आए तो इट कैन बी वेरी यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव ऑल्सो. 10 simple rules for effective presentation. एक्चुअली हर जितने भी मेंबर्स हैं या जो भी टीचिंग प्रोफेशन में है या बिजनेस में भी सबका अपना अलग अलग वे है प्रेजेंटेशन का एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर ओन वे. मगर यहाँ पे वी हैव ट्राइड टू समराइज द रूल्स. वी हैव ट्राइड टू समराइज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि इस पॉइंट को अगर हम इफेक्टिवली यूज करते हैं या अपने प्रेजेंटेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं then it can become a very effective one. So we will see 10 simple rules for an effective presentation. Structuring your presentation use of PowerPoint. PowerPoint जैसे कई वर्षों से हम लोग बनाते आ रहे हैं, हर जगह पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग. तो पीपीटी प्रेजेंटेशंस का वैसा तो कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, मगर कुछ पॉइंट्स मैंने इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश किया है कि उन पॉइंट्स की मदद से पीपीटी प्रेजेंटेशन को कैसे हम ज़्यादा सिंपल, स्वीट एंड वेरी इफेक्टिव बना सकते हैं. ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. जनरली जो लोग जो पहले के टाइम में या जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है तो उनके मन में रहता है कि जो कम्युनिकेशन का टेक्निक है वो बड़ा ट्रेडिशनल जैसा रहता है. ट्रेडिशनल मतलब जैसे आप देख सकते हैं हमें ही कुछ बोलना है, हम अपने क्लास में गए, अपने सारे इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया बहुत अच्छे से,
और आपकी जो ऑडियंस है, बेसिकली जो बच्चे हैं, ऑडियंस हमारी जो है बेसिकली वो बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स, उन्होंने रिसीव किया, उनके मन में रिसीव किया, इसमें आपका आपकी एक्सपर्टाइज के ऊपर कोई सवाल नहीं है। हम अपना बेस्ट प्रिपेयर करके जाते हैं क्लास में, एवरीवन इज वेरी ऑनेस्ट विद दिस थिंग, अपना बेस्ट प्रिपेयर करके गए, बोर्ड पे प्रेजेंट किया, कुछ डेमोज दिखाए, और आफ्टर डिलीवरी स्टूडेंट्स ने उसको कैप्चर किया, एनालाइज किया। कहीं ना कहीं हमारा जो मिसिंग पॉइंट है वो हमारा ही मिसिंग पॉइंट कहलाएगा, वो ये कि स्टूडेंट ने जो रिसीव तो किया, मगर क्या उनके मन में सवाल, ऑब्वियसली उनके मन में सवाल तो पैदा होंगे ही, क्या उन सवालों को, सारे सवालों को उन्होंने आपके ऊपर दोबारा से पूछा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे के मन में सवाल आएंगे, सवाल उन्होंने पूरा उनका जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस है वो उन्होंने वापस हमसे पूछा या नहीं, ये हमारे ही जिम्मेदारी है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ हमको ये नहीं करना है कि हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया, क्लास दिया और डिलीवर कर दिया, और वापस से उन्होंने बच्चे कुछ सवाल पूछे, मैंने उसका भी जवाब दे दिया, दैट्स इट। इसमें जो बेसिक पॉइंट जो जनरली हम लोग यूज कर देते हैं कि प्रॉपरली इंटरेक्शन हुआ कि नहीं, तो ये पहले यूज होता था, अभी के टाइम में तो हम लोग काफी डेवलप कर चुके हैं, मगर वी विल सी कि कहाँ कहाँ मिसिंग, क्या कहाँ कहाँ लैग रह जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो मैंने अभी तक पॉइंट्स प्रेजेंट किया है, आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं? जस्ट फॉर कि मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। Yes, sir. ये थैंक यू। अजीत सर? हाँ सर, सही बोल रहे हैं सर। जी जी प्रधान सर, थैंक यू, वेरी गुड। जी यस सर। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ अमित सर, आपका कहना बहुत ही सही है कि जो भी हम डिलीवर करते हैं क्लास में, और बच्चे उसे कितना समझ पाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चों से, तो कुछ जी, जी। बच्चे जो है टीचर्स की बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो Yes, yes. कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हम और इलेबोरेट तरीके से, डिटेल तरीके से और सिंपल तरीके से बताने का कोशिश करें, तो बच्चे जो है टीचर्स की बात निश्चित तौर पर समझते हैं सर। Yes, sir, sir. Thank you for your positive response. तो माने हम, क्या है कि सर हर बच्चे का जी, माने अपना अलग अलग समझने का लेवल होता है। यस सर, हम लोग उसी टॉपिक पे हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे तो हैं। जो जिस वे में समझना चाहता है, जी, तो उस वे में वहां जाकर समझाना पड़ता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन का हमारा यही मतलब है कि हम किस तरह से बच्चे को जो चीज कहना चाहते हैं वो समझा सकें। यस सर, एग्जैक्टली। जी सर। थैंक यू सर, प्रधान सर। तो हाउ वी रियली कम्युनिकेट, तो जो अभी पिछले साइड में मैं मिसिंग पार्ट की बात कर रहा था, हमें अपना डिलीवरी तो करना ही है, बेस्ट वे में प्रिपेयर करके क्लास में हम जाते हैं या स्टेज पे जाते हैं, मैसेज को डिलीवर करते हैं। स्टूडेंट को सबसे पहले ये हमें उनको इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट करना होगा कि आप एक लिसनर, केवल लिसनर बनने की बजाय आप एक परसीवर बने। सबसे पहला पॉइंट, स्टूडेंट को, अगर हम स्पेशली स्टूडेंट के साथ डिलीवर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को हमें ये मोटिवेट करना होगा कि आपको लिसनर नहीं बनना है, यू हैव टू बी अ परसीवर। परसीवर मीन्स आपको जो भी मैसेज मिल रहा है आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, किस प्रकार से समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एनालाइज करना है, और आपके एनालिसिस का जो भी रिजल्ट है वो हमें बताना है कि सर आपने ये बताया, मुझे ये समझ में आया, एम आई राइट और रॉन्ग नॉट।
ये आपको सवाल ये पूछना है कि सर मैं ये समझ रहा हूँ, क्या मैं सही समझ रहा हूँ या कुछ पार्ट मिसिंग है। तो बेसिकली स्टूडेंट को हमें मोटिवेट करना है कि आप लिसनर नहीं हो, आप परसीव करें। परसीव का सिंपल मीनिंग है आप समझें किस प्रकार से मैसेज के जो कंटेंट है वो कैसे डिलीवर किए जा रहे हैं, कंटेंट आप प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए हम मोटिवेट करेंगे। तो ये तो हुई एक हमारी जिम्मेदारी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है हर बात को वेरी इफेक्टिव वे में समझने के लिए। हमारा अपना जो 3 V's ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में जनरली क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक दिमाग में पिक्चर रहता है कि हमको बस बोलने का टेक्निक अच्छा है। ये बात बिल्कुल सही है मगर 100% सही नहीं है। इसमें कुछ जो पार्ट है इसका कुछ का क्या एक मेजर पार्ट जो है कम्युनिकेशन का वो स्पीकिंग स्किल से ज्यादा प्रेजेंटिंग स्किल इन द टर्म्स ऑफ विजुअल ही है। तो इसलिए इस बात को समराइज किया गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो 3 V's होते हैं वो होते हैं वर्बल, वोकल एंड विजुअल। वर्बल, वोकल एंड विजुअल। देखिए वर्बल और वोकल में बहुत कम डिफरेंस है, ये आप भी समझ रहे होंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को, चाहे वो साइंस का हो या एसएसटी व्हाटएवर, हम वर्बली बच्चों को समझा सकते हैं। स्टेज पे भी अगर हम मास ऑडियंस को डील कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको वर्बली बोला जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं आपसे, वर्बल को मैंने ब्लू से रखा हुआ है, ब्लू कलर, और ब्लू कलर का जो पार्ट है वो ओनली 7%। मतलब इस बात से ये जाहिर हो रहा है और आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि बहुत वर्बल, ओनली वर्बल कॉन्सेप्ट बहुत कम होते हैं। किसी भी टॉपिक को हमको डिलीवर करना हो या तो क्लासरूम में या स्टेज पे, उसको हम ट्राई करेंगे कि वर्बली बहुत कम हो। मतलब बोलना तो है ही मगर उसका प्रेजेंटेशन ओनली वर्बल ना हो। वर्बल के साथ वोकल एंड विजुअल भी। वोकल मीन्स जो टॉपिक है उसको बहुत ज्यादा डिलीवर करना है, इलैबोरेट करना है, दैट वी कैन डू वेरी इजीली। बोलने में क्या है, माइक पकड़े या स्टेज पे गए, हम बोल रहे हैं, मगर उसके साथ इनकॉर्पोरेशन करना है विजुअल्स का। मतलब हम अगर अपनी अपनी आदत में ये लेकर के आए कि छोटे से छोटे टॉपिक को ओनली वर्बली ना बोल करके विजुअली भी उसको कम्युनिकेट करें, देन इट कैन create a very big impression on the minds of listeners. मैं ये आशा करता हूँ कि मैं इस बात से आपकी सहमति चाहता हूँ। सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि छोटे से छोटे टॉपिक को भी वर्बली तो है ही, उसके साथ साथ उनको विजुअल इफेक्ट्स भी उसमें लेकर के आना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। Now we will see 10 simple rules for effective presentation. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये सब इसके बारे में सबको पता है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। मगर जब हम बहुत सारी बहुत ब्रॉड पॉइंट्स को अगर एक सिस्टम में एक मीन्स कंफाइन करके प्रेजेंट करें तो आपको भी वो चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। सेम चीज़ हमको हर जगह अप्लाई करना है, वेयर एवर वी आर डिलीवरिंग lectures on any topic. So we will see 10 simple rules for an effective presentation. First and foremost rule is know your audience. हमें कहाँ बोलना है, कहाँ डिलीवर करना है, किसके सामने करना है, सामने की ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कितना एज ग्रुप है, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए प्रेजेंटेशन के पहले। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अपने ऑडियंस के बारे में जानने के लिए, सबसे पहला लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर बच्चे हैं, बहुत छोटे एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं और उनको अगर हमको कुछ डिलीवर करना है तो ऑब्वियसली हमारा जो डिलीवरी का लेवल है, जो उसमें हम वर्ड्स यूज करेंगे प्रेजेंटेशन में, वो हमको उस हिसाब से चूज करना होगा।
क्योंकि ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। जैसे अगर हम जूनियर क्लास में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सीनियर विंग के टीचर हैं या एक्सपर्ट हैं, और अगर हम जूनियर में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना पड़ेगा, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड, बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझाना पड़ेगा। और यही चीज़ वाइस वर्सा भी है। अगर हम बड़े लेवल पे जाके डिलीवर कर रहे हैं, मतलब कॉलेज लेवल पे जाके, या ऐसे मासेस को डिलीवर कर रहे हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा हाई है, वहाँ पे अगर हम सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो जो पोजीशन है स्टेज पे, वो थोड़ी सी हम लोग डाउन कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स वर्ड कहाँ यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ यूज़ करते हैं, ये हमको ऑडियंस के लेवल ऑफ एजुकेशन को समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्सनली मेरा जो ट्रांजिशन है, मैं पहले इंजीनियरिंग के फाइनल स्टूडेंट के साथ काम करता था, तो वहाँ पे बेसिक वर्ड में यूज़ करता ही नहीं था, एंड दैट वाज वेरी इफेक्टिव देयर। मगर यहाँ स्कूल में आने के बाद यहाँ पे बेसिक वर्ड यूज़ करना है, अगर मैं वो लेवल यूज़ करूँ तो आई विल बी वेरी इनइफेक्टिव हियर। तो just I have felt about it, that's why I will mention this point, level of education. Emotional receptivity, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो जो ऑडियंस है उनका इमोशनल लेवल क्या है। जैसे इमोशनल लेवल इन द सेंस कि अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग के सामने हम बोलना चाहते हैं, तो वेरी मीन्स इमोशनली वो उतने ज़्यादा वो नहीं है, इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ साथ इमोशनल लेवल भी कैसा है। इमोशनल रिसेप्टिविटी मीन्स हमको किस प्रकार की बात करनी चाहिए, क्या इमोशनली क्या इफेक्ट डालेगा इसके ऑडियंस के ऊपर, इसका भी हमको खास ध्यान रखना चाहिए। कल्चरल बैकग्राउंड, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है ऑडियंस का। जैसे हम लोग बक्सर शहर में हैं, या मे बी सिटी टियर 2 लेवल ऑफ सिटी, तो यहाँ पे अपग्रेडेड कल्चर है, यहाँ पे ब्रॉड माइंड है लोगों का। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही सही, अगर हम थोड़ा सा मीन्स विलेज या सब अर्बन एरियाज में जाके हम डिलीवर कर रहे हैं, तो स्पेशली वहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे एक्चुअली में अगर हम ध्यान नहीं भी रखें तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, मगर इस बात का अगर ध्यान रखते हुए हम प्रेजेंट करें, अपने सब्जेक्ट्स को डिलीवर करें, तो दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इमोशनल इफेक्ट ऑल्सो, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पहले की। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या डिलीवर करना है हमें, इसकी साइकोलॉजी क्या है। मीन्स अगर हम साइंस, स्पेशली साइंस की अगर हम बात करें, अगर हम साइंस के टॉपिक्स को डिलीवर कर रहे हैं, तो साइंस जो है वो जो हमारे लिसनिंग ऑडियंस है उनको साइकोलॉजिकली किस चीज़ की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। किचन में हम सभी लोग काम करते हैं, यस और नो, सभी लेडीज एंड जेंट्स सब लोग किचन में काम करते हैं। अगर हम स्पेशली हीट के बारे में, हीट जो होता है हीट, उसके बारे में अगर हम बताएं बच्चों को, बच्चे भी किचन में मे बी 7-8 ईयर्स ओल्ड के बाद वो किचन में जाना ही लगते हैं, कुछ ना कुछ समझते हैं, करते भी हैं थोड़ा बहुत। तो अगर हम किसी टॉपिक, साइंस के टॉपिक को, स्पेशली हीट को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं, है ना, तो हमें ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट उनको बताना पड़ेगा कि बच्चे, अगर आप किचन में जा रहे हैं, आप हीट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका सामना जो है वो हीट जैसे फिजिकल क्वांटिटी से हो रहा है, तो उसका नीड क्या है, क्यों आपको ये सब पढ़ना है, क्यों जानना चाहिए आपको, रियल लाइफ में भी आप उसका क्या यूज करेंगे, मतलब सारे टॉपिक्स। जैसे स्पेशली सोशल साइंस के अगर टॉपिक्स की हम बात करें, तो डिफरेंट जो वॉर्स हुए डिफरेंट ईयर में, डिफरेंट सिनेरियो में जो वॉर्स हुए, उसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो होगा कहीं ना कहीं। वॉर क्यों हुआ, क्या हम उसको अवॉइड कर सकते थे,
Isn't it? सरो सर, अश्विनी सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यस सर, तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट को भी हमको जरूर मेंशन करना चाहिए, चाहे कोई भी टॉपिक। तो इन चीजों से क्या है, हमारा कम्युनिकेशन जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टोरीज। हालांकि ये डिपेंड करता है अलग अलग लेवल्स पे। कम्युनिकेशन ये तो बहुत ही पुराना एक टेक्निक सब लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, कि अगर हमें कुछ भी डिलीवर करना है, कुछ भी वॉट एवर टॉपिक्स पे हमको डिलीवर करना है, तो वी ट्राई टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। सब लोग ये अपने क्लास में यूज करते होंगे। तो स्टोरीज को भी अगर हमको प्रेजेंट करना है स्टोरीज के फॉर्म में, तो स्टोरीज के फॉर्म में भी जो स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स है उसको हमको ध्यान में रखना होगा। लाइक पेंट वर्ड पिक्चर्स, है ना, कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ डायग्राम्स ऐसा दिखा है वर्ड पिक्चर्स का इन कलरफुल फॉर्म्स, तो सुनने और देखने वालों को काफी अच्छा लगेगा, और आपका आपका जो प्रेजेंटेशन है उसकी शुरुआत ही काफी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टोरीज, अगर हम स्टोरीज के फॉर्म में कर रहे हैं, एक्सप्रेस इमोशंस। अगर हम किसी भी टॉपिक पे डिलीवर करें, चाहे वो साइंस का हो, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, इन सभी चीज में इमोशंस अगर हम थोड़ा थोड़ा इनपुट करें, तो सुनने वाले को वो फील करने लगेंगे, वो रिलेट करने लगेंगे आप जो बताना चाह रहे हैं, उससे उनका रिलेशन और ज्यादा बिल्ड होने लगेगा। वो समझेंगे कि सर ये क्यों बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या इमोशंस है। जैसे जैसे हीट की बात अगर हम किए, हीट, तो जैसे जैसे हम हीट के ऊपर डिलीवरी करना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, और कहीं ना कहीं उसको स्टूडेंट्स को हीट का इफेक्ट दिखाएंगे कि अच्छा हीट लगने के बाद, जैसे हाथ में हीट लगा, हीट का फील हुआ, तो जलन महसूस होगी। तो वो एक्सप्रेशन वो इमोशन भी कहीं ना कहीं हमको प्रेजेंट करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और थर्ड पॉइंट, इलस्ट्रेट और प्रूव अ पॉइंट। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन हमारा आगे बढ़ता है, बहुत सारे पॉइंट्स, हम बहुत सारे डिटेल्स बताने लगते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने लगते हैं। इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि वो पॉइंट्स जो है, जो हम बता रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लाके प्रूव भी करते हैं। मतलब हमको जो भी हमारे जो तर्क हैं, जो भी डिटेल्स है, उसको हम प्रूव भी करते चले विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से हम प्रूव करते चले, तो जाके हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। ये एक वर्ड है, सभी लोग जानते होंगे, कीप इट सिंपल, स्वीट एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल, स्टूपिड एंड शॉर्ट। स्टूपिड वर्ड नहीं, वैसे तो लिटरली हमारे कोई भी जो प्रेजेंटेशन है, कोई भी टॉपिक है, उसको अगर हम सिंपल रखें, कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी, जितने भी बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं, अगर हम उनका देखेंगे वीडियो एंड उनके जो पीडीएफ वगैरह, उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, काफी बड़े बड़े एमिनेंट प्रोफेसर भी जो हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जो सबसे एमिनेंट प्रोफेसर है हमारे, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट डॉक्टर एस.सी. वर्मा। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि सभी लोग, सारे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, सारे जो टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट्स के, डॉक्टर एस.सी. वर्मा की वीडियो जरूर देखें। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी वो शुद्ध हिंदी में और बड़ा ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अभी रिसेंटली उनको पद्मश्री भी मिला है, अवार्ड किया गया। तो मैंने भी ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटी के वीडियोस देखकर यही देखा कि जितना भी हमारा जो टॉपिक है, जितना भी हमारा लेक्चर्स है, पॉइंट है, डिलीवरी है, एक्सप्लेनेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिंपल रखें और साथ ही साथ शॉर्ट रखें। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा जाने से इट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। क्या इस बात पे मैं सहमति चाहूँगा प्रधान सरकार?
राम सर। हाँ सर। अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी हम लोग सिंपल और शॉर्ट रखें तो कैसा रहेगा? कम्युनिकेशन सर स्किल ये हमारा तो कैसा? बहुत अच्छा रहेगा सर, बच्चों को समझाने का ये सबसे आसान माध्यम है जी कि यदि किसी भी चीज को यदि कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस चीज को कोई ये मान लेते हैं कि कोई फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। यस यदि उस फार्मूला को अपने वे में, यदि शॉर्ट वे में यदि बच्चों को समझा दिया जाए जी तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगी और सिंपल भाषा में। बिल्कुल सर। जी थैंक यू सर। रवि पांडे सर। Anyways, I was just trying to make it interactive, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग अपना माइक म्यूट किए हुए और मैं बस अपना 1 घंटे लेक्चर दूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है सब इसमें इक्वली एक्सपर्ट है एंड दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड आल्सो, बस वी हैव टू मेक इट वेरी इंटरेक्टिव सो दैट कुछ, मैं चाह रहा हूँ कि सेशन के लास्ट में बहुत अच्छी चीज निकल के आए, ताकि जब हम ये सेशन खत्म करके अपने अपने काम में लगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो रह जाए कि यस, अब जो है नेक्स्ट टाइम से हम जब भी अपने क्लास में या स्टेज पे डिलीवरी करेंगे वट एवर टॉपिक, तो उन पॉइंट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट। तो वी विल ट्राई टू मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट। बॉडी लैंग्वेज, ये तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम प्रेजेंट जैसे क्लास में इंटर किए, स्टेज पे आए, तो हमारे बोलने से पहले ही हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत कुछ बोल रही है और हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत कुछ सुन रही होती है या देख रही होती है कि ये सर आए हैं या जो भी गेस्ट हैं या वॉट एवर, ये किस मूड में अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शुरू के 2 या 3 जो फिगर्स हैं, जैसे पैर भी मुड़ा हुआ है, हाथ भी मुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा ही नेगेटिव एक जेस्चर है जिसे हमको अवॉइड करना चाहिए। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी मैं भी हाथ और पैर मोड़ के खड़ा होता हूँ, मगर हमारे उसके पीछे मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि थोड़ा आराम है, मगर इस बात का हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि अगर हम पब्लिक स्पीकिंग पे हैं या स्टेज पे हैं, क्लास में हैं, कभी भी हमको फोल्डेड हैंड के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि फोल्ड हैंड या क्लोज बॉडी जेस्चर शो करता है कि आई एम ट्राइंग टू हाइड समथिंग, whatever I'm trying to hide something, maybe it is my fear, maybe it is my freedom and some other things also. So close body gesture में हमको कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऑन द स्टेज। हमेशा ओपन चेस्ट जेस्चर, ओपन बॉडी जेस्चर के साथ ही हमको अपने आप को एंट्री करना है और ओपन बॉडी ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस शो करता है। अगर हम हाथ अपने खुले हुए रखें, शोल्डर को ब्रॉड रखें, तो ऑब्वियसली ये पहला इंप्रेशन डालेगा कि आई एम रेडी टू फेस, आई एम रेडी टू डिलीवर। तो इस बात, ये छोटी सी चीज है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ वर्ड्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं। बस समराइज करने के लिए वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं, लाइक सबसे पहला वर्ड जो नजर आ रहा है लिसन। तो कम्युनिकेशन स्किल में हम बोलते तो हैं, बोलना क्या बोलना है ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मगर हम कितना सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी मीन्स हाफ पार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में लिसन, सुनना बहुत जरूरी है, और जब हम सुनेंगे तभी कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो लिसन एंड कनेक्ट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। रिस्पेक्ट, अगर हमको रिस्पेक्ट गेन करना है, अगर हम कुछ डिलीवरी कर रहे हैं क्लास में या स्टेज पे, तो रिस्पेक्ट तो अर्न करना पड़ता है।
और वो रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों से होता है, मगर आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितना अच्छा कनेक्ट बिल्ड कर पाते हैं अपनी ऑडियंस से, वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, वो जितना ज़्यादा कनेक्ट जितना ज़्यादा होगा, रिस्पेक्ट अपने आप ही उतना ज़्यादा। रैपर, क्या हम इंप्रेशन अपना जमा पाते हैं, क्या हम खुद का इंप्रेशन, खुद की इमेज कैसे बनाते हैं, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन स्किल से ही कनेक्टेड है। आप खुद भी देखते होंगे यहाँ पे प्रेजेंट सारे टीचर्स जो हैं वो हाईली रिगार्डेड हैं इस स्कूल में, और स्टूडेंट्स के बीच में भी उनका रेफर्ट भी काफ़ी अच्छा है सबके साथ। तो ऑब्वियसली अगर एक अच्छा टीचर है, एक अच्छे पर्सन, एक अच्छे लेक्चरर है, ऑब्वियसली ही और शी हैज द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। वेरी ऑड योर डिलीवरी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हमें डिलीवर करना है वो उसका ये याद रखना है कि हमको एक रूल ही बना करके हम चल रहे हैं और उसको ही फॉलो करते हुए नहीं चलना है। ये भी बड़ा आज के डेट में बड़ा ही डिमांडिंग और बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क हो गया है कि हमारी डिलीवरी जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहे और पॉजिटिव वे में चेंज होती रहे, इम्प्रूव होती रहे। हमारी खुद की डिलीवरी में टाइम टू टाइम हमें खुद ही फील हो जाएगा कि हमें क्या वेरिएशन लेकर के आना है। प्रोजेक्शन, जैसे कोई आइडिया प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्शन का कोई एक तरीका नहीं है कि हम लोगों ने अपना ये प्रोजेक्टर के ऊपर या पीपीटी को प्रेजेंट किया और काम कर। प्रोजेक्शन कई अलग अलग प्रकार से भी हो सकते हैं, पिक्चर के फॉर्म में भी, पीडीएफ के फॉर्म में भी, पावर पॉइंट के फॉर्म में भी, और फिजिकल फॉर्म में भी, फिजिकल फॉर्म में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकुलेशन, अब ये आर्टिकुलेशन जैसे ये सीबीएसई द्वारा अभी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए भी एक टास्क दिया गया स्टूडेंट को कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो डिलीवरी है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, आर्टिकुलेट करें, हम उसको थोड़ा सा कलात्मक तरीके से उसको प्रेजेंट करें। और उसमें क्या क्या, कितना कलात्मक होगा, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मगर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपने डिलीवरी को वेरी करना चाहिए टाइम टू टाइम। पिच, आज के टाइम में इस वर्ड के ऊपर मैं स्पेशली ध्यान देना चाहूँगा। आज के टाइम में पिच वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली स्टार्टअप, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो अपना आइडिया पिच करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। तो पिचिंग वर्ड आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। पिचिंग इज जस्ट, पहले क्रिकेट के टाइम में होता था कि बॉल पिच कर रही है, तो पिच मतलब आप जो है जो भी कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, किस टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर के आना है, उसकी पिचिंग कैसे होगी, इसका हमें खास ध्यान रखना है। जैसे एक घंटे की क्लास अगर हम स्टूडेंट्स के सामने ले रहे हैं, स्टूडेंट की क्लास ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 और क्लास 11, एक घंटे की क्लास में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताना है। उस कॉन्सेप्ट का जो सीक्वेंस होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा सीक्वेंस कहाँ पे रखेंगे, किस नंबर के कॉन्सेप्ट को कब बताना है, इसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा डेटा किस टाइम पे पिच करना है क्लास में, स्पेशली इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हर टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स कि हमारी जो पिचिंग है उसका टाइमिंग सही होना चाहिए, दैट्स इट। रेट ऑफ डिलीवरी, ऑब्वियसली रेट ऑफ डिलीवरी मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना है, एक कंटिन्यूअस पेस में। और आप ये फील करते होंगे जैसे हमने क्लास स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा स्लो है, इस बात को सब मानते होंगे कि शुरुआत जो है, शुरुआत में बच्चे भी रिदम में आने में टाइम लेते हैं। तो क्लास की शुरुआत हम स्लो किए, 10 या 15 मिनट बाद जो है उसका पेस बढ़ गया, उसका रेट ऑफ डिलीवरी हमारा भी बढ़ जाता है और हम थोड़ा सा जल्दी कॉन्सेप्ट बताते हैं। और फिर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम अपनी क्लास को या अपनी डिलीवरी को होल्ड करते हैं।
तो द मेन पॉइंट इज आपका रेट ऑफ डिलीवरी जो है वो आपके हिसाब से जजमेंटल होना चाहिए, और जो रेट है वो स्पेशली ऑडियंस के लिए सुटेबल भी होना चाहिए। क्या हम बहुत तेज डिलीवर करें तो अच्छा रहेगा, या स्लो करें तो अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम बड़े बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, मे बी +2 और कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, तो ऑब्वियसली हमारा डिलीवरी थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, फास्ट ही चलना चाहिए। वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल रहेंगे उनके लिए भी और खुद के लिए। वही अगर हम छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा रेट ऑफ डिलीवरी थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे समझा समझा के उसको पढ़ना या पढ़ाना। तो रेट पे भी हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। रेट, टीचिंग, प्रोजेक्शन, आर्टिकुलेशन, ये सारी चीज़ों को अगर हम आप खुद भी एनालाइज करेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक अच्छे तरीके से बांधे अपने प्रेजेंटेशन में, तो हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। तारिक सर, तारिक अनवर सर, यस सर। इन टॉपिक्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोजेक्शन, आर्टिकुलेशन, स्पीच एंड रेट। नहीं, थैंक यू सर। अभी जो है जी ये तो प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जी इट विल कनेक्ट स्टूडेंट विद इन लेस टाइम देन द बोर्ड एंड कॉपी वर्क। और हम इसमें प्रोजेक्शन के थ्रू स्टूडेंट को ज्यादा क्लियर और कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं इजी यस सर, टाइम। श्योर। थैंक यू। थैंक यू तारिक। तो ये जस्ट एक मैसेज है, हालांकि ग्रेट फिलोसफर एडवेंटेज ब्रेक द्वारा ये दिया गया, मगर ये बड़ा ही मीनिंगफुल है अगर आप इसको पढ़ें। केवल पढ़ना है और समझना है। बी सिंसियर। ऑब्वियसली हमको कोई भी काम हम करें, वट एवर, कोई भी काम हम करें, सर्विस, टीचिंग, बिजनेस, वट एवर, एवरीवेयर वी हैव टू बी सिंसियर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल। तो उनका ये कहना है, देयर आर 3 थिंग्स टू एम एट इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3 चीज़ों के बारे में हमें खासा ध्यान रखना चाहिए और उसी के ऊपर टारगेट करना चाहिए। फर्स्ट, गेट इनटू योर सब्जेक्ट। जो भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के तह में जाना चाहिए, ऊपर ही ऊपर नहीं। जैसे कोई भी टॉपिक आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। First, get into your subject, then get your subject into yourself, and lastly, to get your subject into the heart of your audience. जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमको उसके बारे में उसको लेकर के आना है, उस सब्जेक्ट के डीप में जाना होगा। फिर उस सब्जेक्ट को मैंने कितना समझा है। आखिर ये सवाल उठेगा ना कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या जो टॉपिक मैं डिलीवर कर रहा हूँ, उस टॉपिक को मैंने कितना गेन किया है। इस बात को भी हमको प्रूफ करना होता है। भले ये प्रूफ हमसे कोई मांगेगा नहीं, मगर जिस टॉपिक को हम लेकर के आ रहे हैं, उसको मैंने कितना आत्मसात किया है, ये हमें प्रूफ करना होगा उसी स्टैंड पे, उसी क्लास में, उसी स्टेज पे। और फिर जब हम ये प्रूफ कर लेंगे, देन उसी सब्जेक्ट को जो हमारी ऑडियंस है, ये हम चाहेंगे या हमारी कोशिश यही रहेगी कि फिर वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक जो है ऑडियंस अपने दिल में उतारे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, उससे इस बात को और ज़्यादा समझ में आएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने किया। जैसे ये कैमरा पे आपको एक ये फोटो नजर आ रहा है, क्या ये फोटो दिख रहा है क्या सबको? यस सर, दिख रहा है। तो एक्चुअली ये जो मैं पीपीटी में अभी डाल नहीं पाया था, ये जस्ट एक फोटो है। आपको ये फ्रिज जैसा दिख रहा है, फ्रिज जैसा। अगर आप देखें गौर से, अगर नहीं होगा तो फिजिकली जब हम क्लास में मिलेंगे तो स्कूल में, तो क्या है देखिए। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक है, या मीन्स फ्रिज की वर्किंग ही हमको बतानी रहती थी बहुत ज़्यादा।
और बहुत डीप लेवल पे इस पे मैं काम करता था कि वर्किंग ऑफ फ्रिज, वर्किंग ऑफ एयर कंडीशन, और डिटेल में इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी ये बताना रहता था कि कैसे काम करता है, क्या करता है। तो हमने क्या किया, मैं अपनी टीम के साथ मैंने क्या किया कि मैंने पूरा फ्रिज ही एक असेंबल कर दिया। ये फोटो उसी का था, फ्रिज का ही फोटो था, असेंबल्ड, हैंडमेड फ्रिज। तो जैसे जैसे मैंने असेंबल किया तो मुझे और इसके डिटेल्स के बारे में पता चलता गया कि जो उसमें जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या उसका साइज होता है, कितना बड़ा कितना छोटा। और उसके बाद थोड़ी मेरी एक्सपर्टाइज और बढ़ी, तो फिर मैंने इसकी जो डिलीवरी मेरी जो क्लास होती थी उसको मैं और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाया। और ये करने के लिए मुझे किसी ने बोला नहीं था कि आप ऐसा कीजिए। इट इज़ जस्ट कि मेरा ये सब्जेक्ट था और मुझे डिटेल में इसको पढ़ाना रहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने सब्जेक्ट को रेडी किया, मैंने उस सब्जेक्ट को जाना कि फ्रिज का वर्किंग कैसा होता है। फिर उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा अपने अंदर लाने के लिए मैंने क्या किया, उस पूरे सिस्टम को ही एक डिज़ाइन मैन्युफैक्चर किया। और उसके बाद जब ये सारे डेटा और सारा प्रूफ लेकर के जब हम क्लास में उसकी डिलीवरी करते थे, तो ऑब्वियसली जितने भी मेरे स्टूडेंट थे उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एयर कंडीशन एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये छोटा सा प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल था तो मैंने दिखा दिया। द थिंग इज कि हमको ये काम हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पे करना चाहिए, मोर जैसे भी हो। अब ये अश्विनी सर ऐसा ना बोले कि सर इतिहास में पढ़ाना है, तब तो उसके लिए हम लोग क्या करें। अश्विनी सर, now 8th rule is avoid distracting visuals, verbals and vocals। जनरली ये एक डिस्गाइज मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है जो हम अनजाने में कर देते हैं। इवन ये सारे मिस्टेक सब लोग कर मोर और लेस किए होंगे या कभी कभी मुझसे भी हो जाता है। और हमेशा हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए प्रेजेंटेशन में कि फोकस बना रहे शुरू से लेकर अंत तक, हमारा जो पेस है वो सही ट्रैक पे चलता रहे, हमारी जो डिलीवरी है वो सही ट्रैक पे रहे। मगर भावनाओं में बह के या फ्लो में हम कुछ ना कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग बात भी कर देते हैं डेली लाइफ से जुड़ी है। तो इससे हमें बचना चाहिए। ये बड़ा ही ऑनेस्ट है, मुझसे भी ऐसी गलती होती रहती है। तो द थिंग इज वी हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल्स, वर्बल्स एंड वोकल्स। जितना ज़्यादा हो सके हम अपने पॉइंट पे ही बने रहें पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान। जितना ज़्यादा हम कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारा कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आई कॉन्टैक्ट, एज यू ऑल नो, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास में। जैसे स्टेज में तो हम हैं तो स्टेज में ऑडियंस थोड़ी दूर बैठती है, तो उनमें भी थोड़ा सा हम वहाँ पे मार्जिन और एरर का फायदा उठा सकते हैं। मगर क्लास में स्पेशली जब बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ अगर हम डील कर रहे हैं, तो हमेशा आई कांटेक्ट उनके साथ बना रहना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो आई कांटेक्ट हमें हमेशा मेंटेन करके रखना। नौ, इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये सारे रूल एक तरफ, सारे रूल जो है वो सब सही है अपनी जगह, मोर और लेस सब वो रूल फॉलो करते हैं। सबको सारे टिप्स मालूम है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कैसा करना है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज किसी भी प्रेजेंटेशन के पहले हमको बार बार प्रैक्टिस करना है। हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, हमारे वर्बल्स रेडी होने चाहिए, हमारे हार्ड कॉपी में। अगर हम पीपीटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से अगर हम कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो सारे वर्बल्स रेडी होने चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में। पिक्चर्स, विजुअल्स जो है वो अगर कोई क्लिप है, वीडियो क्लिप है, तो हम बार बार उसको क्लिक करके चेक कर लें कि कहीं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं है। मीन्स
सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी जगह प्रिपेयर रहें और बार बार हमको प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। हम ये चीज़ ग्रांट में नहीं ले सकते हैं कि हमने कई बार किया है तो हमको क्या है, हमको खड़ा होकर बोल के जाके हर क्लास के पहले हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, still we try to practice for 1 or 2 hours before entering into class। तो प्रैक्टिस करने से हमारा ही फायदा है, हमारा ही कम्युनिकेशन स्किल उससे ज़्यादा डेवलप होगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम जितना अच्छा डिलीवर करेंगे तो जो हमारे ऑडियंस है स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये तो सबसे बेस्ट, सबसे वन फॉर ऑल टूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ना अगर हम प्रेजेंटेशन बनाने की बात, वो तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज कि प्रेजेंटेशन हमको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिलीवर करना है। अब हम अपना प्रेजेंटेशन जब तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं है, वहाँ पे कोई सुनने और देखने वाले नहीं है, तो हमें क्या स्ट्रक्चर डिजाइन होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय प्रेजेंटेशन। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब अगर हम सबसे बेस्ट तरीके से दें तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अपने वो जो कम्युनिकेशन जो होने वाला है अभी वो अपने आप बेस्ट हो जाए। सबसे पहले हम पर्पस को डिफाइन करें कि जो प्रेजेंट हम करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर हम ये समझ गए कि पर्पस क्या है तो ऑब्वियसली उस पर्पस का यूज हम अपने प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और अगर हमने प्रेजेंटेशन का यूज बहुत अच्छे से दिखा दिया तो हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ऑब्वियसली हमारा कम्युनिकेशन जो है वो काफी इफेक्टिव होने वाला है। हु आई एम प्रेजेंटिंग टू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट हम किसको करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस क्या है। ऑब्वियसली अगर बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या एक्सपर्ट्स हैं तो इसके बारे में ये समझिए कि व्हाट डू दे ऑलरेडी नो, व्हाट डू दे नीड टू नो। ये जो दो क्वेश्चन है इसका जवाब हमें खुद प्रिपेयर करना है। अगर हम बच्चों के साथ डील करें, स्टूडेंट्स के साथ डील करें, व्हाट डू दे नीड टू नो, तो हमें इससे ज्यादा सोचना है। हमें ये सोचने की बजाय कि हम बहुत अच्छा करके बोल दें, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या उनके लिए जानना जरूरी है किसी भी टॉपिक पे, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, उनके लिए जानना क्या जरूरी है। इस सवाल का जवाब अगर हम खुद प्रिपेयर करें तो ही हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ही वो बच्चे जो है वो उनके लिए जो जरूरी चीजें हम उनको बता पाएंगे। और अगर यही चीज अगर एक्सपर्ट्स के सामने कुछ बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल जो है, हम ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाना ही है या हर वक्त जहाँ भी जाए तो हमें लेक्चर ही देना। अगर हमें कोई जॉब इंटरव्यू भी देना है, अगर हमें कहीं किसी एक्सपर्ट्स के सामने प्रेजेंट करना है, अगर हम मेरा कोई आइडिया है और इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करना है, तो हमारा डेटा जो है, जो हमारा डेटा है वो सामने वाले के डेटा से ज़्यादा होना चाहिए। हमें ये पहले ही समझ लेना है कि उनको क्या क्या पता है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पेन डिज़ाइन किया या पेन मैं पेन से बनवा रहा हूँ और ये जो मेरा आइडिया है उसको मैं इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो इस पेन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उनको ऑलरेडी क्या क्या पता है, कंजम्पशन रेट ऑलरेडी उनको पता ही होगा, कितने प्रकार के पेन है, किस इंक पेन, बॉल पेन, रोलर पेन, अलग अलग जो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो हम समझ सकते हैं कि उनको ऑलरेडी मालूम होगा, उससे ज़्यादा हमको प्रेजेंट करना कभी भी उनको मालूम है और वही चीज़ हम प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं, हम ये समझ लेंगे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इनइफेक्टिव बने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसके सामने, जिसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको पहले से क्या पता है और उसको क्या जानना चाहिए। व्हाट इज द की मैसेज। पूरे प्रेजेंटेशन में मेन मैसेज होता है, जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि प्रेजेंटेशन में अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाना है तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके आगे और पीछे बहुत सारे पॉइंट्स, तो की मैसेज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम अपने क्लास में जा रहे हैं। क्लास में अगर हम जा रहे हैं, 1 घंटे की क्लास है, बहुत सारे पॉइंट्स को बताना है, मगर इन सारे पॉइंट्स में की मैसेज क्या है इसके ऊपर फोकस स्पेशली देना है।
और उस चीज को ये एश्योर करना है, कंफर्म करना है कि वो जो चीज है वो बच्चों को समझ में आए। हाउ लॉन्ग डू आई है, ये भी एक बड़ा ही मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंटेशन के दौरान कि हमें टाइम कितना मिलता है प्रेजेंट करने का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जैसे बहुत सारे लोग आप में से ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमारी क्लास तो 1 घंटे की ही है या 40 मिनट की है, उसी में उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हैं। हम प्लान करते हैं कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किस पॉइंट पे जाके रोक देना है। ऐसे कई सारे प्रेजेंटेशन होते हैं जहां आपको मुश्किल से 5 मिनट मिलता है, 5 मिनट मिलता है, ओनली 5 to 10 मिनट। इन 5 to 10 मिनट्स में हमको अपने सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है। कैसे आ गया आएगा क्यों क्या ऑर्डर मैम रुकमा मैम, यस सर मैम प्लीज म्यूट, यस सर मैम वो म्यूट करने के लिए बोल रहे थे आवाज। थैंक यू। हाँ, तो जैसा आप बता रहे थे कि कई सारे ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें हमको बहुत कम टाइम लगता है और उसी कम टाइम में हमको सारी चीजें बताना है। तो उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा पेस क्या है, जो पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस पेस से हमको लेकर के जाना है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रेजेंटेशन बनाना है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट भी कर देना है। ERS प्रिंसिपल, तो ये जो अभी पिछली स्लाइड में हमने ये देखा, पिछले स्लाइड में कि अगर हम प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, तो उस केस में इस स्ट्रक्चरिंग को अगर हम समराइज करें तो उसके लिए एक प्रिंसिपल आता है ERS प्रिंसिपल। ERS मतलब ERS, इन तीनों चीजों को हम अपने किसी भी प्रेजेंटेशन में किसी भी ड्यूरेशन का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, सारे प्रेजेंटेशन में इस चीज को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें, अच्छे से स्ट्रक्चर कर लें, तो हमारा प्रेजेंटेशन काफी इफेक्टिव होगा। एक्सप्लेन इट, रीइंफोर्स इट, समराइज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन इट, जो भी टॉपिक है, जो भी हमारा पॉइंट है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ज्यादा ध्यान रखें। जो हमारे की वर्ड्स हैं उसको ज्यादा हम फोकस करें, अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एक बेस्ट एग्जांपल से बताते हैं, वैसे तो सब लोग को मालूम ही होगा। जैसे हम घर बनाते हैं तो छत जब बनाते हैं तो छत में हम लोग लोहे स्टील के रॉड्स लगाते हैं कि नहीं? क्या जब हम घर की छत, जी मैम, थैंक यू। तो दैट रॉड इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट बार। मतलब रीइंफोर्समेंट मतलब सारे स्ट्रक्चर के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे स्ट्रक्चर को। तो हमारे प्रेजेंटेशन में भी वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स है, उसको एक्सप्लेन करना है, सारे पॉइंट्स को कवर करना है, मगर उनमें रीइंफोर्समेंट भी होता है। मतलब कुछ पॉइंट्स को हमको बार बार एक्सप्लेन करना रहता है, जो हमारा की पॉइंट होता है, और वही हमारे सारे कॉन्सेप्ट को ले करके चलता है, वही पॉइंट हमारे सारे कॉन्सेप्ट को बांध करके रखता है। तो रीइंफोर्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किया उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए किसी स्टोरी की मदद हम ले सकते हैं, ताकि जो हमारा मैसेज है, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, वो हम बेस्ट तरीके से कर दें। एंड देन समराइज इट। समराइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद, रिइंफोर्समेंट करने के बाद, हम समराइज कर दें कि ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं। अगर 1 घंटे की क्लास है, 45 मिनट्स मैंने एक्सप्लेन किया सारी चीजें सारे स्टूडेंट्स को, हम लोगों ने सारा कुछ बताया, सारे डिटेल्स बताए, न्यूमेरिकल भी करवाए, लेकिन लास्ट के 15 मिनट हम जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हमको समराइज भी करना है। समराइज करेंगे तो ही जो है पूरे प्रेजेंटेशन, पूरी क्लास का इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अजय तिवारी सर। हाँ अमित सर, इस आपने पॉइंट तो के जी
आपने तो पूरा हर इंडिविजुअल की सक्सेस स्टोरी डिस्क्लोज कर दी। हर इंडिविजुअल की सक्सेस स्टोरी। हाँ, बिना इंस्टेंट कम्युनिकेशन के और प्रेजेंटेबल हुए बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। जी आपने तो वो टिप्स दे दिया कि सबको ही एकदम स्काई इज द लिमिट वाली बात हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया सर। कोई भी प्रेजेंटेशन है तो उसका समरी तो बहुत जरूरी है, समझ गए सर। और आपके पास यदि समय कम है जी तो जी आपको एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ता है, जी सर। और समय ज्यादा हो तो फिल्म बनानी पड़ती है। फिल्म से Exactly. ज्यादा तेजी से एडवर्टीजमेंट हिट करता है, Yes, करता है sir. ना सर? बिल्कुल तो बिल्कुल। तो यही है पूरी प्लानिंग। क्या Yes, sir. समय है, क्या ऑडियंस है, क्या कंटेंट है, Yes, हम sir. क्या बताने के लिए गए हैं, लोगों को पहले से क्या पता है। Yes, sir. तो सारी चीजें जब प्लान आउट है तो बिल्कुल सक्सेस स्टोरी बनेगी। Yes, और sir. ये टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो Yes. आपने तो हम लोगों को एकदम से एम्पावर कर दिया। बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा सेशन है ये जी। काफी इंफॉर्मेटिव है, और इसको प्रैक्टिकली ये करने की जरूरत है। Yes, sir. तो करते हैं, Practical. जी नहीं। सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, बट उसका जो एक ये है स्टैंडर्ड है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये थोड़ा और ऊपर उठाने की जरूरत है। जी जी एग्जैक्टली। ये चीज और मतलब इन्हांस हो जाएगा, और ये Yes, sir. प्रैक्टिस से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। Yes, sir. Right. बिगनर्स का लेवल कुछ है, थोड़े जो मैच्योर्ड है उनका लेवल कुछ है, जी। लेकिन ये कांस्टेंट प्रैक्टिस की चीज है सर। Yes. और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो या प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, जी। फाइनल टच तो उसका लास्ट में ही निकल के आता है कि Yes, sir. कौन सा मैसेज आप अंतिम 2 मिनट में ऑडियंस को दे के जाते हैं, Exactly. वही उसके दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट करता रहता है Yes, sir. है ना? सही बात, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बातों से। बिल्कुल। बहुत 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 इंटरेस्टिंग वे में आपने इन सब चीजों को समझाया सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ और रिइंफोर्समेंट करने के बाद समराइज करना हमारा मेन गोल होना चाहिए। बिना समराइज किए अपने लेक्चर को कंप्लीट नहीं करते। तो तिवारी सर के इंकरेजिंग वर्ड्स के साथ तो मेरा एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। प्रेजेंटेशन में तो ये वही चीज़ है, उसी जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, उसी चीज़ को एक पिक्चर फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद इंट्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग स्टोरी डालते हैं। शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल बताएंगे, मे भी मैं आप लोगों को बोर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। हम लोग की क्लास चल रही थी, एक सर आए और कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स की ही क्लास थी एक तरह से। उन्होंने आते ही एक सवाल ऐसा पूछा जो बहुत सारे बच्चों को मे भी अच्छा भी नहीं लगा। वो सवाल मैं यहाँ भी लाता हूँ, अगर कुछ लोग को नहीं पसंद आए तो आई एम वेरी सॉरी। जैसे डेड बॉडी होती है, पिक्चर्स में भी हम लोग देखते हैं कि कहीं पे कोई बॉडी नहीं। तो सर ने घुसते ही ये पूछा कि अगर अगर कोई डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो ये बताइए कि वो बॉडी कितनी पुरानी है, आप कैसे पता करेंगे? तो एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल मिले, एक अच्छा मीन्स कंफर्टेबल टाइप का एग्जाम्पल मिले, मगर उन्होंने डेड बॉडी का एग्जाम्पल दिया। एनीवेज, तो ऐसा दिया। उसके बाद ये बहुत ही स्पार्किंग सवाल हमारे मन में आता गया कि ये इसका उम्र कैसे पता चलेगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, बहुत सारा पॉइंट्स बताया और लास्ट में इसका जवाब दिया। तो सेम चीज जैसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं, तो ओपनिंग स्टोरी हमारा बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि एक सवाल हम स्टूडेंट्स के मन में या ऑडियंस के मन में हम पहले छोड़ दें, उसके बाद अपना हम पूरा मैसेज को डिलीवर करें, जो भी हमारा मैसेज है, जो भी पॉइंट है, जो भी कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में जैसे आप देख रहे हो की मैसेजेस 1 2 3 4, उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो जो भी, हाँ इसका याद रखना है कि कंक्लूजन के टाइम पे कोई कंफ्यूजन बचा ना रहे। कंफ्यूजन हमने क्रिएट किया शुरुआत में, सवाल एक दे दिया, आप लोग पूरी क्लास में उसका जवाब ढूंढते रहिए, मगर हम उसको जब कंक्लूड करेंगे
तो सारे पॉइंट्स का आंसर दे दीजिए। ये हमारा एक तरीका होना चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान। ये भी बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है और इसको यूज कर सकते हैं। बिगनिंग में अब ये तो बहुत ही मीन्स अभी तक जो हमने डिस्कस किया थोड़ा सा हेवी टॉपिक्स हो सकते थे, कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। यहाँ कुछ मीन्स ये है कि स्टेज पे हम आए, मेरे लिए हमारे लिए पोडियम खाली है, उस पोडियम को हमें ऑन करना है। हम स्टेज पे गए, शुरुआत कैसे करते हैं ये सबका अलग अलग अपना सिनेरियो है, सब अपनी खुद की प्लानिंग करके आते हैं। शुरुआत बड़ा अच्छा रहे और कोशिश हम करेंगे कि जो स्टोरी, जो कॉन्सेप्ट जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें हम खुद को ही बीच में लेकर के आए। फॉर एग्जाम्पल मैं करता भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय बनाना है, तो चाय बना रहे हैं, किचन में गैस के ऊपर रखे हैं, हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, मतलब जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें हम बता दिए स्टूडेंट्स को। लेकिन बताए कैसे? चाय मैं खुद बना रहा हूँ और उसी में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीजों को हम कोशिश करते हैं कि खुद ही प्रेजेंट करें ताकि बच्चे रिलेट कर पाए। ऑब्वियसली ये सब लोग आपको यूज करते ही अपनी क्लास में, जस्ट फॉर समराइजिंग कि हमें जो है कुछ स्टोरी ऐसे प्लान करना है कि स्टोरी का जो एक्टर या एक्ट्रेस है वो हम खुद हैं और उसके साथ हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करें। मिडिल में टॉक अबाउट योर ऑडियंस, नॉट टू देम। यूज एनालॉजीज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रखें कि बीच बीच में मिडिल में हमें क्या क्या करना चाहिए सेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए। कभी भी इस बात का हम ध्यान रखें कि मोनोटोनस ना हो। जैसे मैं भी बीच बीच में पूछ रहा हूँ, तिवारी सर, सरोज सर, सुनी सर, मैम है, रुकमा मैम, कामना मैम, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मोनोटोनस ना हो, डायलॉग थोड़ा सा बना रहे ताकि हमें भी ये पता चले कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो परसीव कर रहे हैं बच्चे, ये ऑडियंस जो है उस बात को सुन रहे हैं। तो ये, लेकिन ये काम हमें मिडिल में ही करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द पार्ट में खुद जो हमें बोलना है, जो प्रेजेंट करना है वो हम प्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग अपने मिडिल वाले फैक्ट्स पे आएंगे। मिडिल में हम जो है जैसे बोर, ऐसा ना हो कि कोई बोर हो रहा हो, चीज को हटाने के लिए एग्जांपल्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करते रहे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स की मदद लेते रहे, है ना। दिन देश दुनिया अलग अलग जगहों की बात ही बताते रहे कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वहाँ वैसा होता है, ताकि जो है मिडिल में ये जो एक वर्ड है बोरिंग, बोरियत, ये किसी को फील ना हो। इस बात का भी हमको ध्यान रखना। तो एंड हमें ऐसा करना है, हमारा प्रेजेंटेशन का एंड ऐसा होना चाहिए कि जस्ट एज द कॉमेडियन शुड लीव देम लाफिंग, द स्पीकर शुड लीव देम थिंकिंग। जैसे कॉमेडी शो हम लोग देखते ही हैं, जब हमारा थोड़ा मूड भी हो, कोई हमें पसंद भी है, तो कॉमेडी शो देखते कुछ ऐसे कॉमेडी पंचेस हमें मिल जाते हैं, पंचिंग लाइंस रहती हैं जिनको शो खत्म होने के बाद भी हम उसको याद करके थोड़ा थोड़ा हंसते रहते हैं। उसी प्रकार से एज अ टीचर या एज अ लेक्चरर या एज अ प्रेजेंटर मेरी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद भी जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मैंने स्टेज पे दिया सबको, उसके बारे में जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, वो उसके बारे में सोचते रहे। ये हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। इवन पूरे प्रेजेंटेशन का हमारा मोटिव ही यही होना चाहिए कि जब हम प्रेजेंटेशन खत्म करें तो वो दिमाग में रहे। और ये अलग अलग पॉइंट्स हैं 7x7 रूल पीपीटीज में। जैसे एक स्लाइड में बहुत ज्यादा हम पॉइंट्स को ना रखें। देखिए पीपीटी का तो एक पहला रूल होता है प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, कि उसमें बहुत ज्यादा नरेशन नहीं लिखना है, केवल पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे मेरे पीछे की स्लाइड्स आप देखे होंगे, पॉइंट वाइज ही था, तो केवल पॉइंट को का नाम रहना चाहिए, एक्सप्लेन आपको खुद ही करना है।
वो एक्सप्लेनेशन भी पीपीटी में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सल रूल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। हर पॉइंट्स रहे उसका एक्सप्लेनेशन ना रहे और एक स्लाइड में 7 से ज्यादा पॉइंट ना रहे, इवन लेस देन 7 ही रहे। ग्राफ, टेबल, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, इन सब का हम अपने सहूलियत के अनुसार यूज करें ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो डेटा जो फैक्ट्स हमें देना है वो हम डिलीवर कर पाए। क्वेश्चन एंड आंसर हर पीपीटी का सबसे लास्ट पार्ट होता है और ये इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है। मतलब हमारे अंदर इतना करेज हमको लाना पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी फुल्ली प्रिपेयर रहें। और ये हमारा ही करेज है, जो प्रेजेंट करता है उसी का करेज है कि इस बात के लिए हमको तैयार रहना है कि जब हमने इतना सारा लेक्चर दिया, इतना सारा पॉइंट्स को डिलीवर किया, तो जो ऑडियंस 1 घंटे से सुन रही है वो आपसे सवाल जवाब करे। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और उस सेशन के दौरान आपको काम रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ओपन माइंडेड रहना है और प्रिपेयर्ड तो रहना ही है। क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रॉब्लम तो होती है सबको, मोर और लेस। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। इस बात एक चीज और हम लोग ध्यान रखें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो वर्ड्स हम डाल रहे हैं ना उसके आसपास के वर्ड्स का भी मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए। उसके आसपास के वर्ड्स का, क्योंकि जब सवाल जब आने लगेंगे तो सवाल स्पेसिफिक सवाल नहीं आएंगे, सवाल आएंगे ब्रॉड सवाल आएंगे। मतलब आसपास से रिलेटेड भी बातें पूछी जाएंगी, उसमें खुद को प्रिपेयर करना है। मतलब हमारा नॉलेज भी जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए और उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए ओवरऑल समरी क्या है। अगर हम समरी की बात कर रहे थे, ओवरऑल समरी क्या है, पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान सिंसियर रहना है, सीरियल नहीं होना है, आपको फोकस को लूज नहीं करना है, नो योर ऑडियंस, इसको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसका खास ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या एक्सपर्ट्स हैं, टेल स्टोरीज, ज्यादातर कोशिश करें स्टोरीज के माध्यम से अपने पॉइंट्स को रखने का, एक्सप्लेन करने का, ताकि समझ में। बिल्ड रैपर्ड मीन्स हम एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बना ले ऑडियंस के साथ, ताकि अगर उनके मन में कोई सवाल भी हो तो बेझिझक पूछें, और स्पेशली बच्चों के साथ। लिसन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि हम जब डिलीवर करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ बोलना है, हमको सुनना भी है। डिलीवरी में हमारी वेरिएशन रहना चाहिए, बिना वेरिएशन के ठीक हो जाएगा। टाइम टू टाइम वेरिएशन हमको क्या करना है ये हमको खुद मालूम है। वेरिएशन कीप इट सिंपल एंड बी प्रिपेयर, प्रैक्टिस करके ही जाना। तो ओवरऑल पूरी जो प्रेजेंटेशन है उसका समरी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। I hope I have not make this session boring. I have tried to interact with everybody and present some interesting points. Yeah, certainly, sir. Certainly, excellent presentation. Very nice to see you in this way. It's a pleasant moment. Thank you very much. बहुत सारी बात आपने बताई, ये सारी बातें हम लोगों के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, करते हैं और भी बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। इस एश्योरेंस के साथ इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं सर। वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। Thank you everybody. A few days more in Yes. this way. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you.